इस वीडियो में हम सिरेमिक के बारे में बात करेंगे और क्ले प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सिरेमिक क्या होता है। तो सिरेमिक जो है ग्रीक वर्ड है। सिरेमिक ग्रीक वर्ड केरोमोस से बना है, ठीक है ना। सिरेमिक जो है ग्रीक वर्ड केरोमोस से बना है और केरोमोस का जो है अर्थ होता है वो होता है क्ले यानी कि मृदा, ठीक है, मृतिका। तो सिरेमिक जो है ग्रीक वर्ड से बना है और इसका अर्थ होता है, मीनिंग होता है क्ले। लेकिन सिरेमिक का अर्थ तो होता है क्ले, लेकिन हम जब बिल्डिंग मटेरियल के अंतर्गत जब हम सिरेमिक को कंसीडर करते हैं तो सिरेमिक का जो बिल्डिंग मटेरियल में यूज है वो बड़े व्यापक पैमाने पे है, ठीक है। व्यापक मतलब कि बहुत इसका वाइड एरिया है, बहुत लंबा चौड़ा इसका क्षेत्र है, ठीक है। तो जब हम बिल्डिंग मटेरियल में सिरेमिक जब हम पढ़ते हैं तो इसमें जो है सिरेमिक के अंतर्गत, बिल्डिंग मटेरियल में सिरेमिक के अंतर्गत हम ब्रिक्स को भी लेते हैं, स्टोन को भी लेते हैं, फिर कंक्रीट को भी कंसीडर करते हैं, फिर इसके बाद से ग्लास, शीशा, फिर इसके बाद से पोर्सिलीन और रिफ्रैक्टरी आदि को जो है हम सम्मिलित करते हैं जब बिल्डिंग मटेरियल में हम इसे देखते हैं बिल्डिंग मटेरियल की दृष्टि से, ठीक है। लेकिन वास्तव में इसका जो ग्रीक वर्ड है केरोमोस, इसका अर्थ है क्ले। सिरेमिक जो है इसी से मिलके बना है, लेकिन बिल्डिंग मटेरियल में हमने इसको बहुत ज्यादा एरिया में इसको कंसीडर किया है सिरेमिक का मतलब, ठीक है। तो अब सिरेमिक को जो है हम 3 भागों में बांट देते हैं। सिरेमिक जो है उसको हम 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं, ठीक है। पहला है क्ले प्रोडक्ट, दूसरा है रिफ्रैक्टरीज और तीसरा है ग्लास। तो सिरेमिक को हम इन 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। तो क्ले प्रोडक्ट वो अभी इधर देखेंगे। रिफ्रैक्टरी जो है इसको मैंने ब्रिक्स, जो जस्ट इसके जो पीछे वाला वीडियो है उसके 1-2 वीडियो के अंदर मैंने रिफ्रैक्टरी जो है इसके बारे में पढ़ा दिया है, ठीक है। और क्ले प्रोडक्ट है उसमें जो ब्रिक्स है उसको मैंने बता दिया है, ब्रिक्स जो है पूरा खत्म कर दिया है, ठीक है। अब इसमें जो है ग्लास है, तो इस ग्लास को हम लास्ट चैप्टर में कवर करेंगे। ग्लास के बारे में पढ़ेंगे, कैसे बनता है, क्या यूज है, कौन कौन से प्रकार की ग्लासें होती हैं। और रिफ्रैक्टरी को मैंने बता दिया है और ब्रिक्स। अब देखते हैं क्ले प्रोडक्ट, ठीक है। तो क्ले प्रोडक्ट यानी कि जो उत्पाद, जो चीजें, जो वस्तुएं जो क्ले से मिलके बनी होती है वो क्ले प्रोडक्ट होती है। तो क्ले प्रोडक्ट के अंतर्गत ब्रिक्स आता है, फिर टाइल्स आता है, फिर टेराकोटा आता है, फिर से इसके बाद पोर्सिलीन, इसको पोर्सिलीन बोले या व्हाइट वेयर बोले, इसका 2 नाम है, पोर्सिलीन या व्हाइट वेयर। तो ये सब क्ले प्रोडक्ट के अंतर्गत आते हैं। और स्टोन वेयर ये भी एक क्ले प्रोडक्ट है, फिर अर्दन वेयर और फिर से इसके बाद से मेजोलिका। तो ये जो 7 हैं ये सब क्या है, क्ले प्रोडक्ट है। इसमें मुख्य घटक तो क्या है, क्ले है, और इसमें अलग अलग जो कंपाउंड है जैसे सिलिका है, इसके बाद से मैग्नीशिया है, ये सब जो है अलग अलग मात्रा में मिला करके और इनको अलग अलग विधि के अनुसार बना करके इनका जो है अलग अलग नाम रखा गया है, ठीक है। तो हमने क्या किया है कि ब्रिक्स को जो है पढ़ के खत्म कर लिया है, ब्रिक्स को हमने पढ़ लिया है। अब जो है ये टाइल्स, टेराकोटा, पोर्सिलीन, स्टोनवेयर, अर्दनवेयर और मेजोलिका, ये जो है 6 बच रहे हैं। तो इसमें से देखिए एग्जाम में जो है इसमें से ज्यादा नहीं पूछा जाता है। इसमें से जो एग्जाम में पूछा गया है या जो पूछे जाने की संभावना है, मैं बस उसे ही बताने जा रहा हूँ, क्योंकि इसे जो है ज्यादा पढ़ने से मतलब नहीं है, ठीक है। ज्यादा पढ़ेंगे ज्यादा टाइम बर्बाद होता है। देखिए एक नियम होता है 80-20 का नियम, ठीक है, 80-20 का नियम। तो जो हमारे एग्जाम में 80% मार्क्स हैं वो जो है इनको छोड़ करके और भी जितने भी सारे चैप्टर हैं, स्टोन है, ब्रिक्स है, सीमेंट है, वुड है, पेंट है, तो इनको पढ़ने से इतने क्वेश्चन बन जाएंगे। तो फिर 20% के लिए, 20 क्वेश्चन के लिए हम दूसरा क्यों पढ़े, ठीक है ना।
तो इसमें से जो केवल इम्पोर्टेंट होगा, जो केवल पूछा गया है और जो पूछे जाने के चांसेस हैं, केवल उसी के बारे में हम बात करेंगे, केवल उसी को मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। चलिए टाइल को पढ़ते हैं। टाइल्स जो है 4 प्रकार की होती है। सबसे पहले रूफिंग टाइल जो छत में लगाई जाती है, फिर फ्लोरिंग टाइल जो फर्शों पे लगाई जाती है, फिर से इसके बाद से वॉल टाइल जो दीवारों पे चिपकाई जाती है, और फिर इसके बाद से पार्टीशन टाइल, ठीक है, जो कहीं अलग अलग जो डिवाइडर है बांटा गया है उसको वहां भी अगर लगाया जाएगा। तो जो टाइल्स होती है वो मेनली जो है 4 टाइप की होती है, रूफिंग टाइल, फ्लोरिंग टाइल, वॉल टाइल और इसके बाद से पार्टीशन टाइल, ठीक है। तो टाइल्स को भी वैसे ही पकाते हैं जैसे कि हमने ईंट को पकाया था। ईंट को भी हमने जो सारा प्रोसेस था वैसे ही सेम प्रोसेस टाइल्स का भी होता है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग का सेम प्रोसेस जो है जैसे ब्रिक्स का था, सेम वैसे ही एट इट इज वैसे ही होता है, ठीक है। अब देखिए फ्लैट ट्रेसिंग टाइल जिसका आईएस कोड है 2690, यह हाथ और मशीन मोल्डेड होती है, ठीक है ना। तो अगर फ्लैट ट्रेसिंग टाइल है तो वो हाथ और मशीन मोल्डेड होती है, ठीक है। और फिर हम क्लास को 2 भागों में बांटते हैं, ठीक है। पहला है क्ले रिज या सीलिंग टाइल। तो सीलिंग टाइल मतलब कि जो छत में लगेगी, और रिज मतलब कि जो ऊपरी सिरे पे लगेगी, ठीक है ना। तो ये ये होती है क्ले रिज एंड सीलिंग टाइल। तो अगर इसको जो है 2 क्लासों में बांटा गया है, पहला है क्लास ए और दूसरा क्लास है ए क्लास, ठीक है। तो क्लास ए की जो है मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन जो है, मतलब कि कितना वाटर सोख रहा है या उसमें कितने वॉइड्स हैं, ये जो है मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन क्लास डबल ए की टाइल्स रहेगी तो उसकी जो है 18% होगी, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर क्लास ए की रहेगी टाइल्स तो इसकी जो है मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन 20% से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसका देख लेते हैं मिनिमम ब्रेकिंग स्ट्रेंथ किलो न्यूटन में, ठीक है ना। मिनिमम ब्रेकिंग स्ट्रेंथ मतलब कि कितना ये लोड सह सकती है, इसके अंदर से कितना स्ट्रेस है, ये कितना रेजिस्ट कर सकती है, ठीक है। तो ये किलो न्यूटन में है। तो अगर एवरेज देखेंगे तो इसका एवरेज जो है ब्रेकिंग स्ट्रेंथ 0.015 किलो न्यूटन है, ठीक है। और क्लास ए की जो है श्रेणी की टाइल्स है तो उसका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ जो है 0.011 है, ठीक है, किलो न्यूटन में, ठीक है ना। और इंडिविजुअल का देखेंगे, अगर एक सिंगल टाइल का देखेंगे तो 0.0125 और ए क्लास की अगर टाइल है तो उसका जो है ब्रेकिंग स्ट्रेंथ 0.095 है, ठीक है ना। ये इंडिविजुअल लिखा है, यही वाला है, ठीक है। तो अगर क्लास ए की रहेगी टाइल तो 18% वाटर एब्जॉर्प्शन, एवरेज जो है उसका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ 0.015 और इंडिविजुअल का केवल एक सिंगल का लेंगे तो 0.125। अगर क्लास ए की रहेगी टाइल्स तो 20% वाटर एब्जॉर्प्शन अधिकतम होना, इससे जो है ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर से ब्रेकिंग स्ट्रेंथ 0.011 एवरेज और 0.095 ये इंडिविजुअल का, एक सिंगल का, ठीक है। फिर इसके बाद से होता है फ्लोरिंग टाइल। तो फ्लोरिंग टाइल की जो साइज क्या होती है, इसकी साइज देखिए 150 गुणे 150 गुणे 15 mm या 150 गुणे 150 गुणे 20 mm, फिर 200 गुणे 200 गुणे 20 mm, फिर 200 गुणे 200 गुणे 25 mm, फिर 250 गुणे 250 गुणे 30 mm। तो ये जो है फ्लोरिंग टाइल जो है 5 साइज में उपलब्ध होती है, ठीक है ना। तो ये इसकी साइज है। अब इसको जो है फ्लोरिंग टाइल को 3 जो है क्लास में बांटा गया है, 1 2 3, ठीक है ना। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। तो देखिए अगर वाटर एब्जॉर्प्शन जो है इसका मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन जो है कितना हो जाता है, तो क्लास 1 की टाइल्स है तो 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर सेकेंड क्लास की है तो 19% से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
और अगर थर्ड क्लास की है तो 24% से ज्यादा जो है इसकी वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं होनी चाहिए। मिनिमम फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ, ठीक है ना। तो फ्लेक्सरल का मतलब होता है कि बेंडिंग, तो ये है, तो इसको हम बेंड कर रहे हैं तो ये कितना जो है रजिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो बेंड कर रहे हैं तो ये कितना रजिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये जो है इसकी स्ट्रेंथ है जो केजी पर सेंटीमीटर विड्थ में, केजी पर सेंटीमीटर विड्थ। तो देखिए ये हो गई टाइल्स, और सारी टाइल्स का तो साइज सेम ही है, मतलब स्क्वायर है, 150 गुणे 150 है, 200 गुणे 200 है, 250 गुणे 250 है। तो इसकी जो है लंबाई और चौड़ाई सेम है, ठीक है ना। तो फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ जो है केजी पर सेंटीमीटर विड्थ में है। तो यहाँ पे देखिए 1 सेंटीमीटर विड्थ में, तो ये जो है हम इसका ये ले लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये 1 सेंटीमीटर का चौड़ाई है इसका, ठीक है ना। तो 1 सेंटीमीटर ये हो गया इसकी चौड़ाई, ठीक है। तो इस 1 सेंटीमीटर को ऐसे मोड़ेंगे, ऐसे बेंड करेंगे तो वो कितना केजी का जो है लोड जो है सह रहा है, ठीक है। ये एक प्रकार का बेंडिंग स्ट्रेस है, ठीक है ना। क्या है? बेंडिंग स्ट्रेस। तो पर सेंटीमीटर की बात कर रहा है, तो देखिए स्ट्रेस का मात्रक क्या होगा, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर 1 सेंटीमीटर से गुणा कर देंगे तो क्या बचेगा, केवल 1 सेंटीमीटर से गुणा कर देंगे तो ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म हो जाएगा, तो लास्ट में क्या बचेगा, केजी पर सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो यही लिखा है केजी पर सेंटीमीटर विड्थ। तो विड्थ को जो है 1, ठीक है, 1 सेंटीमीटर का विड्थ यहाँ पे गुणा कर दिया है। तो मिनिमम फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ केजी पर सेंटीमीटर विड्थ में क्या होगा, एवरेज अगर इसका लेंगे तो क्लास 1 की रहेगी तो 6, क्लास सेकेंड की रहेगी तो 3.5 और क्लास थर्ड की रहेगी तो 2.5 केजी पर सेंटीमीटर रहेगा। अगर इंडिविजुअल लेंगे, एक सिंगल टाइल का लेंगे, तो क्लास फर्स्ट की रहेगा तो 5 होगा, क्लास फर्स्ट का रहेगा तो 5 और क्लास सेकेंड का रहेगा तो 3, ठीक है, और क्लास थर्ड का रहेगा तो 2 केजी पर सेंटीमीटर जो है उसका जो है फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ होगा। अब देख लेते हैं कि टाइल्स में कौन कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो पहली प्रॉपर्टी है कि यूनिफॉर्म टेक्सचर होना चाहिए, ठीक है, मतलब कि एक समान बनावट उसका होना चाहिए। फिर दूसरी प्रॉपर्टी है एक्यूरेट साइज एंड शेप होना चाहिए। तो उसका साइज एंड जो उसका शेप है, साइज और शेप, वो दोनों एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है। फिर से वाटर एब्जॉर्प्शन लेस देन 15% होना चाहिए, वो 15% से ज्यादा जो है वाटर को नहीं सोखना चाहिए। फिर ड्यूरेबल होना चाहिए, मतलब कि टिकाऊ होना चाहिए, वो ज्यादा दिन तक जो है टिकाऊ हो, स्ट्रेंथ को सह सके, वातावरण को प्रभाव को सह सके इत्यादि से, वो ड्यूरेबल होना चाहिए, ठीक है। फिर से रेजिस्टेंस टू एटमॉस्फेयर एंड डैम्पनेस, तो ये वातावरण से जल्दी प्रभावित नहीं होना चाहिए और ये नमी से भी प्रभावित नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। डैम्प प्रूफ का मतलब होता है कि नमी से प्रभावित न हो, तो ये वातावरण से और नमी से प्रभावित नहीं होना चाहिए। फिर फ्री फ्रॉम क्रैक्स, इनमें जो है दरारें नहीं होनी चाहिए, अगर दरारें होंगी तो ये जल्दी खराब हो जाएगा, ठीक है। ये ड्यूरेबल तब नहीं रहेगा और इसमें डैम्प प्रूफ डिफेक्ट हो जाएगा, फिर से वातावरण से जल्दी ये प्रभावित हो जाएगा, ठीक है। अब इस पे जो है टेस्ट कौन कौन से किए जाते हैं, तो जो टाइल्स होता है उस पे 4 तरीके के टेस्ट किए जाते हैं। पहला टेस्ट है ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ टेस्ट, इसका आईएस कोड है 269, ठीक है। तो ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ टेस्ट में हम उसको बेंडिंग का पता लगाते हैं कि वो बेंडिंग में कितना मजबूत है। फिर दूसरा टेस्ट है वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, इसका आईएस कोड है 2690, इसमें जो है वॉइड्स की मात्रा का पता लगाएंगे हम। फिर इम्पैक्ट टेस्ट करते हैं कि वो कितना टफ है, ठीक है, वो उस पे इम्पैक्ट एनर्जी अगर आ रही है तो वो कितना जो है उसको बियर कर रहा है, तो उसके लिए हम करेंगे इम्पैक्ट टेस्ट। फिर अगला टेस्ट है ब्रेकिंग स्ट्रेंथ टेस्ट, इसका आईएस कोड है 1464, ब्रेकिंग आईएस कोड है, और सॉरी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ टेस्ट, इसका आईएस कोड है 1464। तो ये जो है 4 तरीके के टेस्ट हैं जो
टाइल्स पे किए जाते हैं, ठीक है। तो इन टेस्ट को जो है ध्यान में रखेंगे, ये पूछे जा सकते हैं और एग्जाम में पूछे भी गए हैं। फिर इसके बाद से टाइल्स खत्म हो गया, फिर इसके बाद से आता है टेराकोटा। तो टेराकोटा भी एक क्या है, क्ले प्रोडक्ट है, ये क्ले से ही बना है। तो देखिए टेराकोटा में जो ये क्या है, टेराकोटा ये इटालियन वर्ड है, ठीक है ना। टेराकोटा क्या है, इटालियन वर्ड है। तो टेरा का मतलब होता है क्ले और कोटा का मतलब होता है बर्न्ट, यानी कि बर्न्ट क्ले, पका हुआ मृदा, ठीक है। तो जो हम लोग ईंट बनाए हैं वो क्या है, बर्न्ट क्ले है। हमने टाइल बनाया है वो क्या है, बर्न्ट क्ले है, यानी कि क्ले को हमने आग में पका दिया है, ठीक है। तो टेराकोटा का भी मतलब है इटालियन वर्ड में कि बर्न्ट क्ले, ठीक है। तो अब देखिए यह जो है एक रिफ्रैक्टरी क्ले प्रोडक्ट है और यह भवनों में ऑर्नामेंटल वर्क में यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो रिफ्रैक्टरी का मतलब होता है कि ये प्रतिरोधी, मतलब कि किसी भी चीज से जैसे कि किसी भी चीज का विरोध करना। अगर हम एसिड रिफ्रैक्टरी ब्रिक कहें, एसिड रिफ्रैक्टरी ब्रिक, तो वो एसिड से प्रभावित नहीं होगी। अगर बेसिक रिफ्रैक्टरी ब्रिक बोले तो वो जो है बेस से प्रभावित नहीं होगी, ठीक है ना। तो इसी तरह से ये भी रिफ्रैक्टरी क्ले प्रोडक्ट है और ये जो है और भी चीजों से या जो भी वातावरण का इफेक्ट है उससे जो है जल्दी प्रभावित नहीं होगा। अब इसको कैसे बनाते हैं, तो इसको बनाते हैं जो क्ले होता है, इसमें ये तो सारे के सारे क्ले प्रोडक्ट ही हैं, तो इनमें मेन कंपोनेंट क्या है, मेन घटक क्या है, मेन घटक क्ले है, ठीक है ना। तो क्ले में पाउडर ग्लास को मिलाते हैं, पिसा हुआ ग्लास, फिर से इसके बाद से पोटरी। देखिए पोटरी क्या होता है कि जो नदिया खपड़ा, हमने पहले के जमाने में जो खपड़े के घर होते थे, या चाय की दुकान पे जाएंगे तो जिस भरुका में जो चाय पिया जाता है उसको पी करके फेंक दिया जाता है, ठीक है ना। या ईंट हुआ, ऐसे ही जो क्ले प्रोडक्ट है वो जो है जैसे भरुका हो गया तो चाय पी करके फेंक दिया जाएगा, तो क्या होगा, वो फिर उसका इस्तेमाल नहीं होगा। तो उसी को क्या करते हैं कि पीस देते हैं, ठीक है ना, उसी को पीस देते हैं और उसी को बोलते हैं पोटरी, ठीक है। तो पाउडर ग्लास, पोटरी और इसके बाद से व्हाइट सैंड यानी कि सफेद बालू, तो इसको जो है मिला करके टेराकोटा बनाया जाता है, ठीक है। इसका मैंने कंपोजिशन नहीं लिखा है क्योंकि वो एग्जाम में पूछा नहीं है, तो फिर मतलब नहीं है कुछ लिखना उसका, आप लोगों के पास झूठे लोड बढ़ेगा, तो इसलिए मैंने उसको लिखा नहीं है, ठीक है। और ये जो टेराकोटा होता है ये इम्परवियस होता है, ये पारगम में नहीं होता है, मतलब इसके आर पार जो है वाटर जो है आ जा नहीं सकता, इम्परवियस होता है। फिर हार्ड भी होता है, इसका सरफेस जो है हार्ड होता है और ये चीप होता है, चीप मतलब कि सस्ता होता है, ठीक है। इसे मफल फर्नेस में 1100 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पे बनाते हैं। तो टेराकोटा को मफल फर्नेस में 1100 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम पकाते हैं। और इसका यूज कहाँ करते हैं, तो जो देखिए टेराकोटा कई रूपों में बनता है। तो टेराकोटा जो है जो हॉलो ब्लॉक होता है, ठीक है ना, हॉलो मतलब कि वो खोखला होगा, तो उसका जो है यूज हम मैसनरी में कर लेंगे, ठीक है। यानी कि दीवार चिनाएंगे या और कोई भी चीज की चिनाई का वर्क हो रहा हो तो वहां पे हम कर लेंगे। फिर कोर्निस में कर लेंगे, जो कोर्निस बाहर निकाला जाता है वहां पे करेंगे। फिर आर्च में करेंगे, ऐसे जो स्ट्रक्चर बना होता है ऐसे उसको आर्च बोलते हैं, वहां पे कर लेंगे। फिर ऑर्नामेंटल वर्क में करेंगे। देखिए ऑर्नामेंटल का मतलब होता है सजावट करना, ठीक है ना। तो ऑर्नामेंटल वर्क का मतलब होता है कि जहाँ पे सजाना है, मकान को सजाना है, घर को सजाना है, या जहाँ कुछ भी सजावटी कार्य उसको सुंदर बनाना है तो वहां पे हम इसका यूज कर लेंगे। फिर से फायर प्रूफ के रूप में कर लेंगे, ये जो है आग को सह सकता है, ठीक है ना, अगर ज्यादा टेम्परेचर है तो उसको सह सकता है, तो वहां पे हम यूज कर लेंगे। फिर से साउंड प्रूफिंग के रूप में कर लेंगे, तो जो पोरस रंध्रमय जो रंध्रमय टेराकोटा जब हम बनता है इसमें, तो वो जो है फायर प्रूफिंग का साउंड प्रूफिंग का कार्य करेगा, उसमें इंसुलेशन का कार्य करेगा। अगर यहाँ पे टेराकोटा की दीवार बन गई, ये टेराकोटा की ऐसे दीवार बन गई तो इधर से साउंड
इधर से साउंड इधर नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो ये बीच में जो है इंसुलेशन का कार्य करेगा। टेराकोटा दो प्रकार का होता है, पहला होता है पोरस और दूसरा होता है पॉलिश, ठीक है। तो टेराकोटा को दो प्रकारों में बनाया जाता है, एक होता है पोरस और दूसरा होता है पॉलिश्ड। पॉलिश्ड को फियांस कहते हैं, ठीक है ना। पॉलिश टेराकोटा को फियांस भी कहते हैं, ठीक है। और इसका एक दूसरा भी नाम है ट्वाइस बर्न्ड टेराकोटा। ट्वाइस बर्न्ड टेराकोटा इसका नाम इसलिए है क्योंकि इसको जो है पॉलिश टेराकोटा को दो बार जो है पकाया करके बनाया जाता है, तो इसलिए इसे ट्वाइस बर्न टेराकोटा जो है इसका नाम दिया गया है, ठीक है। तो देखते हैं पोरस टेराकोटा। तो पोरस टेराकोटा जो होता है वो क्ले, साडस्ट और फाइनली फ्रेगमेंटेड कॉर्क। तो देखिए ये होता है क्ले मिला होता है, फिर से साडस्ट इसका मतलब है कि धूल कण, ठीक है। फिर इसके बाद से फाइनली फ्रेगमेंटेड कॉर्क मतलब सूक्ष्म जो कॉर्क के टुकड़े होते हैं उनको मिला करके पोरस टेराकोटा बनाया जाता है, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, ये लाइट वेट होता है मतलब कि हल्का होता है, फिर वेदर रेजिस्टेंस होता है, वातावरण के बाहरी प्रभाव को सह सकता है, फिर फायर रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, अग्नि से होता है, फिर साउंड प्रूफ होता है और पुअर स्ट्रेंथ होता है। इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो कम होती है, ठीक है। अब देखते हैं पॉलिश या फियांस टेराकोटा, और इसका एक और नाम है ट्वाइस बर्न्ड टेराकोटा, सी। तो ये जो है रिफ्रैक्टरी क्ले क्वार्टज सैंड और चाक से मिलके बना होता है। तो देखिए क्ले भी जो क्ले है वो तीन प्रकार की होती है, ठीक है ना। एक होती है रिफ्रैक्टरी, एक होती है नॉर्मल और एक और होती है वो लो क्वालिटी की क्ले होती है, ठीक है। तो जो रिफ्रैक्टरी क्ले होती है उसकी ताप सहने की जो क्षमता है वो ज्यादा है, 1850 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो क्ले जो है तीन श्रेणियों में मिलती है, तो जो सबसे ज्यादा ताप सहती है उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टरी क्ले, ठीक है। तो ये रिफ्रैक्टरी क्ले से मिलके बनी होती है। और क्वार्टज सैंड, तो ये जो क्वार्टज सैंड होता है ये अच्छी क्वालिटी का सैंड होता है, ठीक है। तो अब अगर कहीं आप और पढ़ेंगे तो वहां पे क्वार्टज सैंड की बात आएगी, ठीक है ना। तो जो क्वार्टज सैंड होता है वो अच्छी क्वालिटी का सैंड होता है। और चाक जो है ये चूना होता है, ठीक है। चाक क्या होता है, जो लाइम का ये प्रोडक्ट है, ठीक है ना। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, ये जो है हार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और ड्यूरेबल होता है, ठीक है ना। ये सरफेस इसका हार्ड होता है, ये मजबूत होता है, ज्यादा लोड सह सकता है और टिकाऊपन होता है, ये ज्यादा दिनों तक जो है टिका रहता है, ठीक है ना। डिफरेंट कलर, ये अलग अलग कलर में इसको हम बना सकते हैं। लीक प्रूफ होता है, ठीक है, इसमें पानी उनी का जो है रिसाव नहीं होगा। वाटर एब्जॉर्प्शन जो है 12% से कम होगा, वाटर एब्जॉर्प्शन जो है इसका 12% से कम होगा। फिर से केमिकली रेजिस्टेंस है, इस पे केमिकल का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके सरफेस पे जो है ग्लास की परत चढ़ी रहती है, ठीक है, अभी वहां पे बताएंगे। तो इस पे जो जब ग्लास की परत चढ़ी है तो उस पे केमिकल का भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। लीक प्रूफ तो हो ही जाएगा क्योंकि कांच से तो पानी आर पार नहीं जा सकता ना। फिर से वाटर एब्जॉर्प्शन कम होती है। फिर से डिफरेंट, इसको अलग अलग कलर में बनाया जा सकता है। वेदर रेजिस्टेंस होता है और फायर प्रूफ होता है। तो ये जब क्ले रिफ्रैक्टरी क्ले है जो खुद जो है 1800 डिग्री सेंटीग्रेड तक ताप सह सकती है, तो ये फायर प्रूफ क्यों नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये फायर प्रूफ होता है। अब इसको बनाया कैसे जाता है, तो सबसे पहले इसको 650 डिग्री सेंटीग्रेड पे पकाते हैं, ठीक है। सबसे पहले स्टेज में इसको 650 डिग्री सेंटीग्रेड पे पकाते हैं। फिर पकाने के बाद से तो जो पहले स्टेज में पकाने की प्रक्रिया है उसको बिस्क्यूटिंग कहते हैं, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान में रखेंगे, ये पूछा भी गया है एग्जाम में। क्या कहते हैं, जो पहले स्टेज में इसे 650 डिग्री सेंटीग्रेड पे पकाते हैं तो इसे हम बिस्क्यूटिंग कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा है बिस्क्यूटिंग, तो इसका नाम है, पहली बार पकाएंगे तो फिर हम जब इसे पका लेते हैं तो क्या करते हैं कि उस टेराकोटा को जो
ग्लास का सोल्यूशन होता है, ठीक है, ग्लेज्ड सोल्यूशन यानी कि शीशे का जो सोल्यूशन होता है ग्लास का, उसमें डाल करके ठंडा करते हैं, ठीक है। तो उस ग्लास के सोल्यूशन में कलर भी, जो हमको कलर चाहिए वो हम मिला देते हैं, ठीक है ना। तो उसमें डालेंगे तो उसके सरफेस पे देखिए, कोई भी मान लीजिए कि ये चीज है, इसको ग्लास में डुबो देंगे, मान लीजिए कि इसे हम पेंट में डुबो देंगे, तो इसके ऊपर क्या होगा, पूरा पेंट की परत चढ़ जाएगी और पेंट जिस कलर का होगा ये उसी कलर का हो जाएगा। तो ठीक इसी तरह से जो पॉलिश टेराकोटा जो हम इसको बनाते हैं, तो जब पहली बार 650 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये पक जाता है, तो इसको क्या करते हैं कि जो ग्लास का सोल्यूशन होता है उसमें हमको जो कलर चाहिए वो हम कलर मिला देते हैं, फिर इसको जो है उसी में डाल के ठंडा कर देते हैं, ठीक है, डाल देते हैं, वो ठंडा हो जाता है, ठीक है। अब फिर इसको निकाल करके, अब ये तो गीला रहेगा, फिर निकाल करके इसे सुखा लेते हैं। अब जब ये सूख जाता है तो फिर इसे 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पे पका देते हैं। तो पहली बार हमने 650 डिग्री सेंटीग्रेड पे पकाया और दूसरी बार इसको हम 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पे पका रहे हैं। तो इसीलिए जो इसका नाम है ट्वाइस बर्न्ड टेराकोटा, इसका नाम है, ठीक है ना। तो इसे सुखा करके 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पे पका लेते हैं। तो ये प्रोसेस होता है टेराकोटा का, और टेराकोटा जो है खत्म हो गया। इसमें से इतना ही है, और जो पूछेगा वो इसमें से ही पूछेगा, इससे अधिक जो है कुछ आएगा नहीं। आप देखते हैं पोर्सिलीन के बारे में, ठीक है। तो पोर्सिलीन को व्हाइट वेयर भी कहते हैं, ठीक है ना। पोर्सिलीन का दूसरा नाम क्या है, व्हाइट वेयर, ठीक है। इसको जो है दो भागों में बांटते हैं, पहला है सॉफ्ट पोर्सिलीन और दूसरा है हार्ड पोर्सिलीन। तो जो सॉफ्ट पोर्सिलीन होता है वो व्हाइट क्ले और फ्लिंट ग्लास से मिलके बना होता है। अब ये फ्लिंट ग्लास क्या होता है, इसको जब हम ग्लास पढ़ेंगे, ग्लास वाला चैप्टर, उसमें जो है इसको पढ़ेंगे। तो ये जो है व्हाइट क्ले और फ्लिंट ग्लास से बना होता है। और ये जो हार्ड पोर्सिलीन होता है ये चाइना क्ले या केओलिन, देखिए केओलिन और ये चाइना क्ले, इसमें जो है इसके जो मिनरल होते हैं, क्ले में जो है मिनरल होते हैं। हम सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ते हैं कि क्ले में क्ले के 3-4 जो मिनरल होते हैं, उसमें होता है पहला मोंटमोर्गुलोनाइट, दूसरा इलाइट और तीसरा केओलिनाइट, ठीक है। ये केओलिन मृदा है, क्ले है, ठीक है ना। और केओलिनाइट जो है इसका मिनरल है। तो ये चाइना क्ले और केओलिन में जो है, केओलिनाइट जो है क्ले मिनरल होता है और केओलिनाइट मिनरल में जो है हाइड्रोजन बांड होता है। इस वजह से जो चाइना क्ले होता है, जिसका हम चाय पीते हैं, घरों में जो चाय पीने के लिए कप होता है, तो वो जो है चाइना क्ले से ही बना होता है। और उसमें जो है केओलिनाइट जो होता है वो मिनरल होता है इसमें, और उसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन बांड होता है। इस कारण से ये जो है ज्यादा हार्ड होता है, ठीक है। तो इस कारण से ये हार्ड होता है। अब हम सॉफ्ट जो पोर्सिलीन है उसकी कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है, देखिए दो चीज होती है, एक होता है प्रॉपर्टीज और दूसरा होता है कैरेक्टरिस्टिक। तो प्रॉपर्टीज का मतलब है कि उसमें गुण होना चाहिए, और कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है कि उसके अंदर गुण है, ठीक है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। ये इसका जो है लो वाटर एब्जॉर्प्शन यानी कि 0, मतलब कि लो का मतलब है कि 0 के बराबर है, ठीक ना, 0 के बराबर है। तो ये जो है इसका लो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। और फिर ये दूसरा है कि ये हार्ड और ग्लेज्ड होता है, मतलब कि जो इसका सरफेस है वो हार्ड होता है, और ग्लेज्ड का मतलब है कि वो उसका जो सरफेस है वो कांच का जैसे सरफेस समतल होता है, वैसे ही इसका सरफेस कांच की तरह होता है, ठीक है। तो जब कांच की तरह इसका सरफेस है, जैसे कि ये बोर्ड है पूरी तरह से प्लेन है, तो अगर ग्लासीय सरफेस रहेगा तो वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये है वाटर एब्जॉर्प्शन जो है इसका एकदम नहीं के बराबर है। फिर गुड रिफ्रैक्टरी मटेरियल है। रिफ्रैक्टरी का मतलब है कि ये जो है ताप को सह सकता है, ठीक है। गुड इलेक्ट्रिक इंसुलेटर है। ये क्या है, इलेक्ट्रिक इंसुलेटर है। इंसुलेटर का मतलब है कि जो वायर होता है वो करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। तो अगर
अगर इसमें वायर लपेट दिया जाए, मान लीजिए कि यही क्या है, सॉफ्ट पोर्सिलिन है, इसमें वायर लपेट दिया जाए तो इसमें करंट नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, गुड इलेक्ट्रिक इंसुलेटर है। अब इसका यूज कहाँ करते हैं, इसका यूज सैनिटरी वेयर के रूप में, फिर से कंटेनर में, फिर से रिएक्टर चैम्बर में, और फिर से इलेक्ट्रिक इंसुलेटर के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। तो सैनिटरी का मतलब होता है कि जहां साफ सफाई स्वच्छता वाले कार्य हैं वहां पे यूज कर लेंगे, कंटेनर में यूज कर लेंगे, और रिएक्टर में यूज कर लेंगे जहां पे तापमान है या जो हम परमाणु से जो बिजली बनती है वहां पे हम यूज कर लेंगे, और इलेक्ट्रिक इंसुलेटर के रूप में इसका यूज कर लेंगे, ठीक है ना। इसमें जो है लाइट नहीं आएगी। अब जो हार्ड पोर्सिलिन है, तो जो हार्ड पोर्सिलिन है ये चाइना क्ले और चाइना क्ले से मिलके बनी होती है, और इसमें क्वार्टर और फेल्सपार भी होता है, ठीक है। जो हार्ड क्ले है ये चाइना क्ले से और क्वार्टर, और इसमें क्या है, फेल्सपार भी होता है, ठीक है ना। तो ये हो गई इसकी प्रॉपर्टी। अब हम देखते हैं स्टोन वेयर, ठीक है, स्टोन वेयर। तो ये जो है रिफ्रैक्टरी क्ले, क्रश पोटरी, स्टोन एंड सैंड से बना होता है, ठीक है। रिफ्रैक्टरी क्ले वही है जिसका टेम्परेचर क्या होता है, 1700 या 1850 डिग्री से अधिक होता है, ठीक है ना। क्ले को 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। पहली कैटेगरी है रिफ्रैक्टरी क्ले, फिर से उसके बाद से नॉर्मल क्ले, फिर इसके बाद से लो क्ले, लो प्लास्टिक क्ले, ऐसे जो है उसका 3 कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टरी क्ले जो है ज्यादा ताप को सह सकती है, तो ये रिफ्रैक्टरी क्ले, क्रश पोटरी, वही जो हम चाय और पी के जो है दिया होता है, दिया या भुआरुका जिसको हम बोलते हैं, वो फेंक देते हैं तो वो बेकार हो जाता है, तो उसी को क्रश करके ऐसे ही पदार्थों को उसको क्रश पोटरी बोला जाता है। फिर स्टोन एंड सैंड को, फिर से पत्थर और सैंड कुछ मिक्स करके क्ले में बनाया जाता है इसको। इसमें देखिए कलर के लिए हम चाहते हैं कि उसमें कलर आ जाए, तो उसके लिए हम लोग आयरन ऑक्साइड मिलाते हैं। तो अगर हम आयरन ऑक्साइड मिला दिए तो कौन सा कलर आएगा, तो देखिए आयरन ऑक्साइड मिलाएंगे तो वो रेड कलर देगा, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, इसमें रेड कलर आ जाएगी। फिर इसे जो है हाई टेम्परेचर पे पकाते हैं, हाई टेम्परेचर जहां तापमान अधिक होता है, और स्लोली ठंडा करके बनाया जाता है। इसे हाई टेम्परेचर पे हम पकाएंगे और आराम से धीरे धीरे इसे ठंडा होने देंगे, ठीक है। तो हमारे ये क्या बन जाएगी, स्टोन वेयर, ठीक है ना। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है स्टोन वेयर की, देखिए यहां से है, फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो देखिए ये क्या होता है, हार्ड होता है, कॉम्पैक्ट होता है। कॉम्पैक्ट का मतलब है कि सघन होता है, इसमें जो है पोरस कम होंगे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग होता है, ज्यादा मजबूत होता है, और ड्यूरेबल होता है, टिकाऊ होता है, ठीक है। गुड साउंड स्टक, मतलब कि स्टोन वेयर को, दो स्टोन वेयर को हम आपस में लड़ाएंगे तो जो है गुड साउंड, अच्छा साउंड, मेटालिक साउंड जो है इसमें से निकलेगा, ठीक है। फिर केमिकली रेजिस्टेंस होता है, वेदरिंग रेजिस्टेंस होता है। तो ये जो है ग्लेज्ड, अगर ग्लेज्ड स्टोन वेयर है, ग्लेज्ड का मतलब है कि जैसे कि हमने स्टोन वेयर को ऐसे नॉर्मल पका करके निकाल दिया, अगर उसके सरफेस पे ग्लेजिंग की गई है, कांच की परत चढ़ी हुई है, तो वो जो है क्या होगा, केमिकल रेजिस्टेंस होगा और वेदर रेजिस्टेंस होगा, मौसम से प्रभावित नहीं होगा, ठीक है। फिर गुड फिनिशिंग एंड अपीयरेंस, ये देखने में, अपीयरेंस का मतलब होता है कि रूप, ठीक है ना। ये जो अपीयरेंस है इसका मतलब होता है हिंदी में रूप, तो इसका रूप रंग कैसा है, ठीक है। तो इसका रूप अच्छा होता है, और फिनिशिंग देखने में अच्छा होता है। जैसे हम लोग घरों में प्लास्टर करवाते हैं तो बोलते हैं कि दीवार पे फिनिशिंग आई है कि नहीं है, पेंट करवाते हैं तो इस पे फिनिशिंग है कि नहीं है, प्लास्टर जमीन पे प्लास्टर करवाते हैं तो बोलते हैं इस पे फिनिशिंग है कि नहीं है। तो वही फिनिशिंग का मतलब है कि एकदम समतल सपाट देखने में सुंदर लगता है, ठीक है। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। अब इसका यूज हम कहाँ करते हैं, तो यूज हम वॉश बेसिन में करते हैं, वॉश बेसिन के रूप में, फिर वाटर क्लोसेट के रूप में, जहां वाटर के जहां पे भी इंस्ट्रूमेंट या उसकी जरूरत पड़ रही है उपकरण की, वहां इसका यूज कर लिया जाता है। फिर से ड्रेन पाइप एंड फिटिंग्स के रूप में जो है
पानी प्रवाह के लिए, पानी बहने के लिए, पाइप के लिए, पाइप बनाने में हम यूज कर लेते हैं। फिर से रोड पेविंग में कर लेते हैं। फिर से इसके बाद से फ्लोरिंग, वाल, टॉयलेट और किचन में टाइल्स के रूप में इसका यूज हम कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टोन वेयर का यूज फ्लोरिंग में, फर्श में, दीवार पे, फिर से किचन में और टॉयलेट में टाइल्स के रूप में हम करते हैं इसका यूज। ठीक है, अब देखिए अगला है क्ले प्रोडक्ट में अर्देनवेयर। ठीक है, अर्देनवेयर यह जो है ऑर्डिनरी क्ले और ऑर्डिनरी क्ले को, मतलब कि जो नॉर्मल क्ले है, रिफ्रैक्टरी क्ले नहीं, यहाँ पे देखिए ये उच्च तापमान से आने वाली थी और ये नॉर्मल क्ले है। ठीक है, इसको जो है लो टेम्परेचर पे पकाएंगे। क्या पकाएंगे? लो टेम्परेचर पे। तो लो टेम्परेचर पे पका करके और आराम से ठंडा करके इसको भी बनाया जाता है। ठीक है, तो इसकी जो है दो कैरेक्टरिस्टिक है, ये सॉफ्ट होता है, पोरस होता है और वीक होता है। सॉफ्ट होगा, इसमें रंध्र ज्यादा होंगे, कमजोर होगा। ठीक है ना, ये वेदर रेजिस्टिंग होता है, ये मौसम के प्रभाव को सह सकता है। और इसका यूज कहाँ करते हैं? इसका यूज ड्रेन पाइप बनाने में, जहां पे पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना हो या पानी जहां पे बह रहा है वहां पे पाइप के रूप में यूज करेंगे। फिर लाइट वेट पार्टीशन वाल, हल्का जो है पार्टीशन वाल वहां पे यूज करेंगे। ठीक है ना, लाइट वेटेड, कम भार वाली जो पार्टीशन वाल होती है वहां पे जो है हम इसका यूज करेंगे। और तो यहाँ पे जो है एक है मेजोलिका, तो वो जो है बस ऐसा ही है, उसको हमने नहीं लिखा है। ठीक है ना, तो इस वाले वीडियो में हमने सिरेमिक्स के बारे में देख लिया। ठीक है, और इसके बाद से उसको किन किन कैटेगरी में बांटा गया। फिर उसके बाद से सिरेमिक्स को जो है 3 कैटेगरी में बांटा गया था। एक था क्ले प्रोडक्ट, दूसरा था रिफ्रैक्टरी और तीसरा था ग्लास। तो क्ले प्रोडक्ट के अंतर्गत हमने जितने भी सारे क्ले प्रोडक्ट थे उसमें था, क्या था? पहला था ब्रिक्स। तो ब्रिक्स को हमने पढ़ ही लिया है। टाइल्स को पढ़ा, पोर्सिलीन को पढ़ा, टेराकोटा को पढ़ा, स्टोनवेयर को पढ़ा, अर्देनवेयर को पढ़ा और मेजोलिका। तो मेजोलिका को बस ऐसे याद रखेंगे कि वो क्या है? क्ले प्रोडक्ट है। ठीक है ना, तो इन सारे को हमने पढ़ लिया। बस एक ग्लेज छूटा हुआ है, ग्लेज थोड़ा सा लंबा है, उसको हम लास्ट में पढ़ेंगे। देखिए ग्लेज जो ग्लास होता है, ग्लास छूटा हुआ है, तो जो ग्लास है उसमें ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है। ठीक है, तो जो जो क्वेश्चन आए हुए हैं या जो आने की संभावना है उसको मैं करा दूंगा। और यहाँ पे जितने भी सारे क्ले प्रोडक्ट थे उसको खत्म हो गया और जितने भी सारे क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं में से आएंगे। ठीक है, इसके अलावा और कहीं से भी नहीं आएंगे। ठीक है ना, तो इतना हमने पढ़ लिया। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।